हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं एलसीआर सीरीज सर्किट को। एलसीआर सीरीज सर्किट को आप कैसे ट्यूनर सर्किट की तरह यूज़ करते हैं। एस ट्यूनर और असेप्टर सर्किट बोलते हैं। ट्यूनर सर्किट, ठीक है। मतलब ट्यूनिंग कैसे की जाती है, ट्यून कैसे होता है, या किस तरह से हमारा फ़ोन भी जो है मोबाइल भी सिग्नल कैच कर लेता है और बच पड़ता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा था भी, हमारे पास एक एल यानी कि इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, तीनों सीरीज में लगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है, वोल्टेज जो लगातार बदल रही है ना। तीनों में अलग अलग फेस है, लेकिन इसकी एक खास कंडीशन की हम बात करेंगे आज। हमने इसमें अलग अलग कंडीशन बात करी थी। कंडीशन वन थी कि कभी कभी एक्सएल बड़ा हो सकता है एक्ससी से, हो सकता है। दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि एस एक्स सी बड़ा हो जाए एक्सेल से, या एक्सेल छोटा हो जाए। दो कंडीशन, उसके हिसाब से फेसर वगैरह वोल्टेज का चलेगा। लेकिन एक तीसरी कंडीशन की बात हमने और इम्पोर्टेंट की थी। वो तीसरी कंडीशन है कि अगर एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाए, अगर एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक्सेल इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सी इसके जस्ट अपोजिट हो गया, और दोनों की वैल्यू भी इक्वल हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर, मतलब ये दोनों का रेजिस्टेंस एक दूसरे कैंसिल हो गया, और सिर्फ सर्किट में अब रेजिस्टेंस बचा है, या यूँ कह सकते हैं सर्किट पूरा का पूरा रेजिस्टिव हो गया, ठीक है ना। ऐसे केस में आप लोग याद होगा इम्पिडेंस सिर्फ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी दोनों इक्वल हो गए हैं, ये कैंसिल हो गए। और ऐसे केस में अंडर रूट आर स्क्वायर या सिर्फ अंडर रूट के आर आएगा। मतलब इस केस में ये एक ऐसा केस है जब एक्सएल एक्सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उस केस में आर की वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ओके। आर मिनिमम होने का मतलब है आई मैक्सिमम, करंट सबसे मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है ना। जो अगर एल और सी अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे तो करंट की कोई वैल्यू थी, पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी जो थी वो एक लिमिटेड वैल्यू थी। लेकिन इस केस में आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, क्योंकि आर सबसे मिनिमम हो गया है। ये कब होगा, आंसर है जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों कब इक्वल होंगे, तो आंसर है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, है ना। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उस कंडीशन क्या करते हैं, तो हमने डिस्कस किया था। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, और उस फ्रीक्वेंसी पर जिस पर ये होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी कैसे, तो समझो एक्सएल की वैल्यू होती है एल ओमेगा, ओमेगा को मैं लिख रहा हूँ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये तीनों की चीज़ें कांस्टेंट, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है ना जो बदल सकती है। एक्स सी 1/c ओमेगा, सी क्या होता है और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप समझ लो ये दोनों वैल्यू हिलेंगी कब, चेंज कब होंगी, जब फ्रीक्वेंसी हिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से वैल्यू चेंज होगी, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है जिसमें दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। तो सारा खेल कौन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे हमने कहा कंडीशन है एक्सएल और एक्सी। एक्सी हो गया एल, एक्सएल हो गया एल ओमेगा, एक्सी हो गया 1/c ओमेगा। ओमेगा अगर एक तरफ ले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट 1/√LC। ओमेगा होता है, ये रेजोनेंट है तो हम आर लगा लेते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ आर इज इक्वल टू 1/√LC। और साथ में 2 पाई को अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मेरे पास एक वैल्यू या फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आ गया। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अब मुझे पता है, मेरे सर्किट में एल लगा हुआ है और सी लगा हुआ है, या जो चाहूँ या जिस फ्रीक्वेंसी पे मुझे रेजोनेंस करना है उस वैल्यू के हिसाब से एल और सी सिलेक्ट कर कर हम सर्किट को रेजोनेंट में डाल सकते हैं। क्या फ़ायदा रेजोनेंट का, रेजोनेंट में डालते ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर करंट मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, तो उस करंट से बनने वाली पावर भी ज़्यादा होगी। वो पावर वो पावर पे जो उसके साउंड के या जो कलर्स के आउटपुट होंगे वो भी मैक्सिमम होंगे, और वो साउंड और कलर के आउटपुट हमें सबसे अच्छे से सुनाई और दिखाई देंगे। इस बात से हम हाँ जी। तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने देखी, वो है 1/2 पाई अंडर रूट LC। मतलब ये फ्रीक्वेंसी अगर पर्टिकुलर आएगी तो सर्किट में
रेजोनेंस में आ जाएगा। रेजोनेंस में आने का मतलब है इम्पिडेंस Z सिर्फ R के बराबर रह जाएगा और ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। ऐसे केस में करंट I नॉट V नॉट अपॉन जेड आर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। तो अगर हम इसको एक ग्राफ से दिखाना चाहें, ये हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, चाहे ये ले लो चाहे ये ऐसे दिखा लो, और ये हमारी करंट की वैल्यू है। अगर फ्रीक्वेंसी कम आती है, रेजोनेंस से कम आती है, तो करंट भी फुल करंट, ये मान लो फुल करंट आई नॉट नहीं बनता, कम बनता है। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, थोड़ा सा करंट और बढ़ गया। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसपे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाता है? ग्राफ इज गोज लाइक समवट लाइक दिस। लेकिन अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से भी बढ़ाओगे तो क्या होगा? आंसर है उससे ही बढ़ाने पर ऐसा नहीं होगा, करंट बढ़ेगा। अभी भी करंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, करंट कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। तो ओवरऑल अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ गोज लाइक दिस। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये क्यों कम हुआ, इसका सारा खेल वहां छुपा हुआ है। किसमें? Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों काट देंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, लेकिन अगर इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस आएगा, चाहे कोई भी बड़ा हो, तो उसका होल स्क्वायर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे जिसपे दोनों कट जाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं कटे तब भी कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगी वो बड़ी हुई वैल्यू आएगी। चाहे ये बचे, चाहे एक्सेल बड़ा हो, चाहे एक्सी बचा हो, क्योंकि वो आर में जुड़ेगा, और अल्टीमेटली करंट कम ही हो जाएगा। इसलिए इसका ग्राफ हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जिस पर आपका करंट सबसे मैक्सिमम सर्किट में चलता है। दिस इज कॉल्ड अवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, और इससे इससे इधर भी वैल्यूज कम हो रही है और उधर भी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वैल्यू कम हो रही है। ये जो करंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला जो करंट है, ये करंट है मैक्सिमम करंट, दैट इज कॉल्ड आई नॉट। दिस इज कॉल्ड आई नॉट करंट। अच्छा, अब हमें आई नॉट करंट पे जो है कितनी पावर मिलेगी, या कितनी पावर पे हमारा सिग्नल रिसीव हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर है, अगर हमें जो पावर का आउटपुट है, अभी जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है, आपने याद करो, आपने करा है, दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये करा ना आपने। अच्छा, फाइव की वैल्यू तो क्या हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट हो गया, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, वी आर एम एस कितना हो गया? वी आर एम एस तो आपने पढ़ा हुआ है, कितना होता है बोलो? वी नॉट अपॉन रूट टू। आई आर एम एस कितना हो गया? आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। वी आर एम एस वी नॉट अपॉन रूट टू और आई आर एम एस। तो अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम वी को हटाना चाहें, तो ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, वी हो जाएगा आपका आई इंटू आर। तो यहाँ पर वी को भी चेंज कर दें तो ये बन जाएगा आई नॉट इंटू आर। ओवरऑल फाइनली रिजल्ट आपका जो बनेगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू, आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू। अगर सर्किट रेजोनेंस में आ गया तो इतनी पावर सर्किट में आएगी, इस पावर के साउंड और लाइट काफ़ी फास्ट होंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं आई, इसके क्लोजर फ्रीक्वेंसी आ जाए, मान लो ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो इससे भी तो करंट काफ़ी बन रहा है, क्या इसकी कोई पावर नहीं होगी? या यहाँ पर भी एक फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी पर ये वाला करंट बनेगा, ये वाला करंट, क्या इसकी कोई पावर नहीं है? आंसर है हाँ। अगर ये जो पावर अभी मैक्सिमम आ रही है, इसकी हाफ पावर भी आ जाए तो सिग्नल पकड़ लेता है। इसकी हाफ पावर भी आ जाए, इसकी हाफ पावर मतलब जो ये वैल्यू आई है, इसका आधा तब आएगा जब आपका करंट आई नॉट बाय रूट टू हो जाए। अगर करंट इस केस में आई नॉट गया है, अगर आई नॉट बाय रूट टू करंट भी आ जाए, आई नॉट बाय रूट टू का मतलब है लगभग लगभग, ये मान लो अगर मैंने आई नॉट बाय हाफ बनाया तो इसकी यही वाली 0.7 वाला करंट है ना। अगर आपका करंट आई नॉट बाय रूट टू भी आ गया, मतलब एक फ्रीक्वेंसी सर्किट में आई, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी है, तब भी उससे बनने वाला करंट आई नॉट नहीं है, तो उसका आई नॉट बाय रूट टू टाइम है, तो भी उससे जो पावर बनेगी, वो पावर, वो पावर आउटपुट
आपको सिग्नल को पकड़ लेगी, तो कम से कम उस पूरी रेंज में सिग्नल आएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी ओमेगा माइनस से डेल्टा ओमेगा, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। इस पूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज में हमारा सिग्नल छुपा हुआ है। इस पूरी, मतलब अगर ज़रूरी नहीं ये फ्रीक्वेंसी आ गई, इस पे तो बहुत शार्प आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन अगर इतना भी आ गया, इतना भी आ गया, तो इतनी तो जगह इस सिग्नल को चाहिए चाहिए, इतना तो स्पेस इस सिग्नल को चाहिए ही चाहिए, ताकि ये सिग्नल क्लियर जा सके। इस सिग्नल के बीच में कोई दूसरा सिग्नल नहीं आना चाहिए। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जो जो आई नॉट बाय रूट टू करंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? आंसर है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। ये हमारे बैंड विड्थ की वैल्यू है। और जैसा आप देख रहे हैं, बैंड विड्थ जो हो गया, वो आपका हमारा मेन सिग्नल ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये हमारा एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंस ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा का डिफरेंस है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वो 2 डेल्टा ओमेगा आता है। तो जो भी सिग्नल्स हैं उनकी हम एक बैंडविड्थ बनाते हैं कि भाई इतनी बैंडविड्थ इसको दो, और इस रेंज में कोई दूसरा सिग्नल ना आए। अगर कोई दूसरा सिग्नल भी हमें पास करना है, तो वो इस बैंडविड्थ के अलग हो। जैसे अगर हम बहुत सारी, ये हमने एक बैंडविड्थ, ये वाली बैंडविड्थ किसी को दे दी, तो अगर कोई दूसरा सिग्नल हो तो उसमें इतना गैप रखें कि उसकी बैंडविड्थ और इसकी बैंडविड्थ ओवरलैप ना करें। ठीक है ना? सबको एक अलग अलग बैंडविड्थ दे सकते हो। ठीक है ना? ताकि सबके सिग्नल्स को अपना जितना बैंडविड्थ चाहिए, इसको इतनी बैंडविड्थ चाहिए, ये इसके सिग्नल पे है, ठीक है, इसको इतनी बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दी, तो हर नंबर के साथ में हम एक बैंडविड्थ प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक कंपनीज वालों को गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ दे रखी है, इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है, तो उसमें हर नंबर के लिए वो थोड़ी थोड़ी बैंडविड्थ सबको डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से हमारे जब रेडियो के चैनल है 93.5, वो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 93.4 पे ही पकड़ेगा, 93.6 पे ही पकड़ेगा, क्लैरिटी कम आएगी पर पकड़ेगा। तो उसने कहा है कि भाई 93.4 और 93.6, या थोड़ा सा और मान लो 93.5 वाले को, 93.5 वाले को अलाउटेड है कि 93 पॉइंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, से मान लो 93.7 तक ये बैंडविड्थ हमने इसको दे रखी है। अब किसी और को जब बैंडविड्थ बांटते हैं तो हम ये नहीं बांटेंगे। ठीक है ना? ये इसके लिए छोड़ दी है कि कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल पकड़ ले। ये होती है बैंडविड्थ। नेक्स्ट टर्म है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर से हम इसको बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल और सी टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। इसका फॉर्मूला नोट कीजिए। क्वालिटी फैक्टर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल और सी टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। इनके रेशियो को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। मतलब हमारा सिग्नल की क्वालिटी क्या है। ठीक है, किसी एक को ले लेते हैं, मान लो एल को ले लेते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, वोल्टेज होता है आई इंटू आर। तो इसमें जो करंट, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर आई नॉट करंट जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस होता है एक्स एल इंटू आई नॉट इंटू आर का तो आर ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक्सएल हो गया आपका एल ओमेगा अपॉन में आर हो गया। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, हम ये जो क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये रेजोनेंस की कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो एट रेजोनेंस ये फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, वो थी 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। अगर एफ की फॉर्म में निकालोगे तो 2 पाई भी आ जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो ये ओमेगा हट गया, और उसकी जगह आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। अब ये एल जो है, ये अगर हम इसको वापस रूट के अंदर ले जाना चाहें, एल को रूट के अंदर, तो अंदर जाकर क्या हो जाएगा देखो,
1/r, ये ऐसे एल स्क्वायर अपॉन एल सी, ठीक है। बाहर आएगा तो एल, अंदर जाएगा तो एल स्क्वायर, ये एल से एल कैंसिल, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया 1/r अंडर रूट एल बाय सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी। क्यू फैक्टर से हमारे सिग्नल की शार्पनेस, मतलब कितना क्लियर है, शार्पनेस भी पता लगती है। मैं दिखाता हूँ डायग्राम, ठीक है, नोट कीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, कितने क्वालिटी हमारी सिग्नल की अच्छी होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ज़्यादातर 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, तो इसकी प्रेजेंटेशन हम वैसे ही कर लेते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से। ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले हम इसके बताएंगे इंट्रोडक्शन, होता क्या है ये इंट्रोडक्शन। हाँ, अब चॉइस में आता है ना क्वेश्चन। इट इज़ अ डिवाइस, न्यूमेरिकल अलग से आएगा। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी पे काम नहीं कर सकता, ये बात तो तुम समझ लो अच्छी तरह से, है ना। डीसी में क्या करेगा भाई, एक जैसा फ्लक्स का चेंज ही नहीं होगा। ईएमएफ कब होता है, डी फाई बाई डी टी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। डीसी में तो एक जैसा ही होगा, तो एसी में काम करेगा। यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, और उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एसी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए ये दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप। वन इज स्टेप अप, जो बढ़ाएगा लो से हाई में, और एक हो सकता है स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर कैन बी टू टाइप, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। दिस इज द इंट्रोडक्शन। चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंपल, एक लाइन में लिखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या नाम बताएंगे प्रिंसिपल का, बताइए। बस म्यूचुअल इंडक्शन, खत्म। ये इसका प्रिंसिपल है। म्यूचुअल इंडक्शन तुम अच्छी तरह जानते हो क्या होता है। एक कॉइल में कुछ फ्लक्स का चेंज होगा, दूसरी कॉइल से आके लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल होता है। सेंट्रल यानी कि कोर मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन का। अब ये कैसा कोर मटेरियल है समझ लो। तो तुम इसको समझने के लिए ब्रेड के ना, जो हमारे खाने वाली ब्रेड होती है, उसके 4 पीस ले लो। ब्रेड के 4 पीस में से जो अंदर वाला वाइट वाइट पार्ट होता है ना, ये सारा निकाल दो। ये सारा निकाल दो, ये निकाल दो। अब तुम्हारे पास सिर्फ ब्रेड का बॉर्डर बॉर्डर रह गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा ब्रेड का क्या रह गया, बाउंड्री बाउंड्री रह गया, वो जो इस तरह का ब्राउन ब्राउन से अंदर का वाइट पार्ट सब निकाल दिया। और तुमने चारों पीस को इकट्ठा एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक करके चिपका कर रख दिया, तो ऐसा थिक बन जाएगा ना, ऊपर से ऐसा थिक बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरह का हम सॉफ्ट के साथ करते हैं, और हर पीस एक लेमिनेटेड होता है। हर पीस को हम बोलते हैं लेमिनेटेड। तो इसमें असेंशली एक सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में इसमें सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर मटेरियल होता है। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर मटेरियल। अच्छा, सॉफ्ट आयरन, आयरन क्यों, एक ही करके बताता हूँ। कोर मटेरियल, आयरन क्यों, क्योंकि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये फ्लक्स अपने अंदर से अलाउड करता है, जितना मर्जी फ्लक्स है
वो अपने अंदर अलाउड करेगा। एक होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो अलाउड नहीं करते। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा करते हैं। फेरो फुल करता है, एक बात। दूसरा, सॉफ्ट आयरन क्यों लेना है? क्योंकि ये परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होता। स्टील के बारे में आपने सुना होगा, अगर स्टील में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, फ्लक्स पास होगा, तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये नहीं होता। लैमिनेटेड क्यों होता है? लैमिनेटेड ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर आयरन के पीस जो मैं कह रहा हूँ उसमें करंट जाए, तो वो अगले वाले कोर से रिलेट ना करे, जुड़े ना, वरना एडी करंट बन जाएंगे। और एडी करंट इतने स्ट्रॉन्ग करंट होते हैं, वो अपने होने की वजह को अपोज करते हैं। तो हम नहीं चाहते एडी करंट बने, इसलिए हमने इसको लैमिनेट कर दिया, ताकि एक जगह जो करंट फ्लो करे वो अगले वाले के साथ एडअप ना हो जाए, वरना ये स्ट्रॉन्ग करंट एडी करंट बन जाएगा और करंट तो आएगा ही। तो सबसे पहले इसमें एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर मटेरियल होता है। दूसरा दूसरा इसके ऊपर यहाँ पर हम, तो सबसे पहले मैंने कहा इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल होता है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। और ये कैसे हैं? अलग अलग अलग, पूरा थिक बना हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर आपकी क्वाइल्स होती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, ये प्राइमरी क्वाइल है और एक है हमारी सेकेंडरी क्वाइल्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये एसी एसी सर करंट यहाँ पर इसमें दिया जाता है। तो मेनली बेसिकली देखा जाए तो इसमें ब्रॉडली दो मेन चीज़ें हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है, और दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल, लैमिनेटेड कोर मटेरियल। बस ये ट्रांसफार्मर का मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वर्किंग वर्किंग की बात कर लेते हैं इसकी। वर्किंग क्या है? वही, एसी करंट आप पास करेंगे प्राइमरी कॉइल में। जैसे ही एसी करंट पास करेंगे जो कि लगातार बदल रहा है, तो आपने फेराडे का लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ है, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। और फ्लक्स मैं फिर आपको याद करा दूं, फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा या रोल प्ले नहीं कर रहा। और बी भी मैं आपको याद करा दूं, वो होता है म्यू नॉट टाइम एन आई सोलोनाइड के केस में, इंटू ए। अगर आपका आई बदल रहा है, अगर आपका आई बदल रहा है तो आपका फ्लक्स बदलेगा लगातार, और अगर आपका फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ में लगातार चेंज आएंगे। अगर आपका फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ में लगातार चेंज आएंगे। ठीक है, तो ईएमएफ भी लगातार बदलेगा। तो वो लगातार बदलता हुआ ईएमएफ क्या करेगा? आंसर है वो भी यहाँ पर एक फ्लक्स बना देगा, और वो वाला फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ जाके लिंक हो जाएगा। वाला फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक हो जाएगा, और सेकेंडरी कॉइल में भी ये फ्लक्स का चेंज होगा। तो एज अ रिजल्ट वहां से भी एक ईएमएफ इस एंड पर, वही म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल होगा, और एज अ रिजल्ट ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उससे एक करंट बनेगा। अब सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर है, ज़्यादा या कम किससे बनेगा। ओके, ठीक है, आ जाइए कैलकुलेशंस में। इसकी थ्योरी कह लो, थ्योरी एंड कैलकुलेशंस। थ्योरी एंड कैलकुलेशंस हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल, कितना होगा फ्लक्स? वो होगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो कॉस जीरो हो गया। ठीक है, ये आपका जो फ्लक्स लिंक है ये हम मान रहे हैं 1 टर्न के साथ। ओके, अगर हम इस कॉइल में एन टर्न दे रहे हैं, तो इंटू एन यहाँ पर फ्लक्स लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एन टर्न्स कर दूं, एन टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स लिंक इंटू एन पी हो गया प्राइमरी कॉइल के साथ। ओके, ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल कितना होगा? उसमें भी अगर हमने एन टर्न्स गिवन है तो वो होगा बी इंटू ए इंटू एन इंटू एस। बी इंटू ए इंटू एन इंटू एस। ओके, ठीक है। नाउ ईएमएफ कितना होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? वो होता है डी फाई बाई डी टी।
जो ईएमएफ बनेगा वो बनता है डी फाई बाई डी टी। तो जो ईएमएफ प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा डी बाई डी टी, और उसका फ्लक्स वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है बी इंटू ए इंटू एन पी, बी इंटू ए इंटू एन पी। कॉन्स्टेंट टर्म आपकी बाहर आ जाएंगी, सिर्फ बी ही चेंज हो रहा है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बाकी कांस्टेंट बाहर आ गया। तो ये बन गया ईएमएफ लिंक विद प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, क्या बाहर आ जाएगा आपका, एरिया बाहर आ गया ए, एन पी बाहर आ गया, और अंदर रह गया डी बी बाई डी टी। ओके। अच्छा, सिमिलरली हम ईएमएफ लिंक विद सेकेंडरी कॉइल निकालने जाएंगे सेम लॉजिक से। तो उसका भी यही होने वाला है, एरिया बाहर आ जाएगा, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स वो बाहर आ जाएंगे, और डी बी बाई डी टी अंदर रह जाएगा, डी बी बाई डी टी। अच्छा, अगर हम इनको डिवाइड करें, ईएस को ऊपर लिखते हैं, तो ईएमएफ लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ लिंक कैपिटल से लिखा है, कैपिटल से लिखा है। सो ईएमएफ लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल टू ईएमएफ लिंक विद द प्राइमरी कॉइल, क्या कट जाएगा, दोनों का एरिया सेम है, वो कट जाएगा, डी बी बाई डी टी सेम है, कट जाएगा क्योंकि फ्लक्स सेम टाइम पे सेम चेंज हो रहा है। रिजल्ट आया एन एस अपॉन एन पी। बस सारा खेल यहाँ से शुरू हो गया, एन एस अपॉन एन पी। और अगर हमें ई एस चाहिए तो ये वाली वैल्यू यहाँ से ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा इंटू ई पी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितना ई एम एफ बनेगा ये इस फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। सेकेंडरी कॉइल में कितना ई एम एफ इंड्यूस होगा ये इस फॉर्मूला से बनेगा। ईएमएफ लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल ए इंटू एन एस इंटू डी बाई डी टी, ये यहाँ से आया ना, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या था, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, और इंटू नंबर ऑफ टर्न, कॉस थीटा तो जीरो है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न एन एस है, तो एन एस और एरिया बाहर आ गया तो वो लिखा हुआ है, नोट कीजिए। तो ईएमएफ का हमने एक फॉर्मूला लिखा, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा दैट विल बी डिपेंड ऑन एन एस अपॉन एन पी, number of turns in secondary coil upon number of turns in primary coil into EP. Okay, now केस वन पे आ जाइए। अगर मान लीजिए हमने एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जिसमें एन एस ज्यादा कर दिए एनपी से, है ना, मतलब ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके तो टर्न्स कम है और इसके टर्न्स हमने ज्यादा कर दिए, तो क्या होगा, अगर एन एस बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मान लो एक मिनट के लिए ये 1000 है ऊपर वाला और ये वाली वैल्यू 100 है, तो इसका रेशो 10:10 आ गया। और ईपी की वैल्यू मान लो तुमने वोल्टेज दी पीछे से 50 वोल्ट, तो इंटू 50, तो 50 वोल्ट को ये 500 वोल्ट तक चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आ रहा कि अगर आपने एनएस को एनपी से बड़ा कर दिया, आपने अपने हाथ से डिजाइनिंग करी है, डिजाइनिंग में आपने नंबर ऑफ टर्न सेकंड में बढ़ा दिए, तो सिंपल सिंपल सी बात है, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ जाएगा ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल से, ईएमएफ बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, सॉरी करंट घट जाएगा, उस पर आते हैं अभी। और ऐसे ट्रांसफार्मर को जो वोल्टेज को बढ़ा देगा इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इनपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज आउटपुट इज ग्रेटर देन वोल्टेज इनपुट। तो अगर आपको डिजाइनिंग में आउटपुट वोल्टेज को बड़ा करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसका उल्टा कर दें, सेकेंडरी टर्न के नंबर्स को कम कर दें और प्राइमरी टर्न्स के नंबर को बढ़ा दें, कंपैरेटिवली ये टर्म जब हमने बढ़ा दी तो क्या होने वाला है, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ई एस
कम हो जाएगा, देख लो रेशो में। वोल्टेज डाउन हो जाएगी, यानी कि ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप डाउन। वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट कम होगी, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो वोल्टेज को एक पर्टिकुलर रेंज तक अगर हम रखना चाहते हैं कि यार मान लो हमारी वोल्टेज 200 से लेकर 240, डिवाइस को 200 से 240 तक चाहिए, तो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन का कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। जहां वो बढ़ेगी तो उसको कट कर कर उसी रेंज में ले आएगा, जहां वो घटेगी तो उसको बढ़ाकर ऑटोमेटिकली, आजकल ये ऑटोमेटिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन एक रेंज में रखेगा। इससे हमारे डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस कम है। बस इतनी सी सिंपल सी कैलकुलेशन, दैट इज अफेक्ट ऑन करंट। अफेक्ट ऑन करंट, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। वैसे तो कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता, ठीक है ना। आइडियल मतलब जो, जिसमें जितनी पावर हम दे इनपुट में, सारी की सारी पावर आउटपुट में पास कर दे, पावर का बर्बादी ना हो, लॉस ना हो, ऐसा नहीं होता कोई भी। पर फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि अगर कोई आउटपुट और आइडियल ट्रांसफार्मर है, सॉरी, तो पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होगी, है ना। ये आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। अगर इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट पावर कितनी होगी, पावर होता है V इंटू आई। तो V प्राइमरी कॉइल में और I प्राइमरी कॉइल का शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ये रेशो सेम होगा। अगर हम यहाँ से IS और IP का रेशो निकालें तो IS अपॉन IP, IS अपॉन IP का रेशो इधर जाएगा, VP अपॉन VS के इक्वल आ रहा है। VP, या आप इसको EP, EMF अक्रॉस प्राइमरी अपॉन EMF अक्रॉस सेकेंडरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी अभी आपने एक रिजल्ट निकाला है, सॉरी, कि EMF अक्रॉस सेकेंडरी, ये हम आइडियल ट्रांसफर बात कर रहे हैं। अभी अभी आपने एक रिजल्ट निकाला है ES अपॉन EP, ES अपॉन EP का रेशो अभी आपने निकाला है, वो तो डिपेंड करता है NS इक्वल होता है NS अपॉन NP के रेशो के, ठीक है। तो अगर NP अपॉन EP अपॉन ES का रेशो करेंगे तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू NP अपॉन NS, NP अपॉन NS, ठीक है। तो रिजल्ट अल्टीमेटली ये आया कि IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS, और IP अगर यहाँ चला जाएगा तो इनटू IP आ गया, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं अब की बार रिजल्ट उल्टा हो गया। मतलब अगर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया, स्टेप अप, जिसमें आपने सेकेंडरी टर्न ज़्यादा रखे हैं, ये वाले टर्न्स, तो यहाँ ये रिजल्ट छोटा हो जाएगा। तो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर लेंगे तो इन स्टेप अप में IS की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज तो बढ़ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम करंट IS कम हो जाता है IP से, उसी रेशो में। स्टेप डाउन में वोल्टेज गिर जाती है और करंट बढ़ जाता है। तो जब हम स्टेप अप करते हैं तो हम वोल्टेज को जरूर बढ़ा लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट पावर आउटपुट सेम है, तो करंट नीचे गिर जाता है। इसको, ठीक है ना, इसको हम इसकी एफिशिएंसी से भी मेजर कर सकते हैं। नोट कीजिए, स्टेप अप का लिख दिया, स्टेप डाउन का आप नोट कर लीजिए। लो, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? बिल्कुल, आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा। एफिशिएंसी को हम ईटा से लिखते हैं। एफिशिएंसी होती है पावर का आउटपुट अपॉन में पावर का इनपुट इंटू 100%। हालांकि मैं फिर बता दूं, आइडियल सिचुएशन में ये 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करते। आइडियल ट्रांसफार्मर करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ पावर तो बर्बाद होनी ही होनी है, चाहे हीट की फॉर्म में हो चाहे किसी और फॉर्म में हो। उसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो जरा एक बार वो पढ़ लेते हैं, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, किस किस तरह से एनर्जी के लॉसेस ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं या होते हैं, होते ही हैं वैसे ज़्यादातर। पहला होता है कॉपर लॉस,
द फर्स्ट लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्या है? कॉपर लॉस जो है, वो जो कॉपर की वायर्स लगी होती हैं वाइंडिंग्स में, ये जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग है भाई, है तो ये कॉपर की वाइंडिंग्स, इसमें भी लगी हैं, यहाँ भी लगी हैं। अब कोई भी वाइंडिंग हो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो हर जगह काम करेगा फॉर्मूला, है ना। आई तो प्रेजेंट है ही, आई है तो हीट भी बनेगी साथ में, है ना। और वो हीट का लॉस हम रोक नहीं सकते, वो तो हमें करना पड़ेगा। हालांकि हम कॉपर को इसलिए चूज करते हैं ताकि ये कम से कम हीट एनर्जी में लॉस हो, पर होता है। ठीक है, सेकंड तरह का लॉस जो होता है, इसमें वो होता है आयरन लॉस। आयरन का लॉस, या जिसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट मैंने आपको बता दिया, और ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि जब भी आपका करंट किसी फ्लक्स किसी मेटल की शीट के साथ चेंज होता है, तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करंट बनते हैं, एडी करंट। और एडी करंट अपने होने की वजह को अपोज करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर में हमने एक सॉलिड मेटल का पीस यूज़ कर लिया, सॉलिड, तो उसमें बनने वाले फ्लक्स के चेंज की वजह से बनने वाले एडी करंट बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, जो फ्लक्स को ही नहीं बनने देंगे। अगर फ्लक्स को बनने नहीं देंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होगा? इसको कम करने के लिए एक तो हम आयरन का पीस जो है, मैंने बताया था बीच में से सॉलिड ना लेकर उसको एक कोर की फॉर्म में लेते हैं, और हर कोर को, हर पीस को लैमिनेट कर देते हैं ताकि हर पीस का करंट एडअप ना हो। तो आईडी करंट के लॉस को लेने के करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन को जो है लैमिनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और क्या चीज इसमें तीसरे तरह के लॉस होते हैं? Oh shit. तीसरे तरह का लॉस होता है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस मतलब जितना का जितना फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल के साथ वजह से बना है, वो पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि फ्लक्स तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। ठीक है ना, हम जितनी कोशिश कर लें कुछ ना कुछ फ्लक्स का लॉस हो जाता है, लेकिन बचाने के लिए मैंने कहा, इसीलिए हम जो नीचे मटेरियल लेते हैं वो सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बड़े आराम से अलाउड करता है पास होना, और मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो जाती हैं, यानी कि फ्लक्स का लॉस मिनिमम किया जा सकता है। एक चौथा लॉस और होता है, एक हमिंग लॉस भी होता है। हमिंग लॉस ये होता है, ट्रांसफार्मर में से एक साउंड आती रहेगी करके, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में भी वेस्ट होकर लॉस की फॉर्म, मतलब पावर हमारी वहां वेस्ट आती है। चौथा लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? जब हम ये सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को बार 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 मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट वोल्टेज क्या कर रहा होता है, जीरो से फुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी फुल बनता है। फिर फुल से जीरो बनाता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो हो जाता है। तो लगातार ये सॉफ्ट आयरन का पीस बेचारा एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में पड़ा हुआ है। सोचो, ये सॉफ्ट आयरन पीस को ऐसे दिखाता हूँ, जिसमें फ्लक्स पहले इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फुल बढ़ रहा है, फिर फ्लक्स घटना शुरू हो गया, फिर फ्लक्स उल्टी डायरेक्शन में बढ़ता है, क्योंकि लगातार करंट भी ऑल्टरनेटिंग चेंज हो रहा है ना। तो इसका लगातार ये बार बार मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, और उस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी पावर का लॉस हो जाता है। इस पावर के लॉस को इस पावर के लॉस को रोकने के लिए कम से कम हो, हमने सॉफ्ट आयरन यूज़ करा है, क्योंकि आप, मैंने बार बार बोला, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब इसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं या डोमेन बोलते हैं, वो बहुत अकड़ू नहीं है। वो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, फट से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और वापस उल्टी तरफ लगाओ तो अपने आप को उल्टे डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कोई हम अकड़ू वाला मटेरियल ले लें, तो उसको मैग्नेटाइज करने में बहुत टाइम लगेगा और हमारी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होएगी। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं, वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाता है। इससे हमारी पावर का लॉस कम से कम होता है, पर फिर भी कुछ तो होता ही है। तो ट्रांसफार्मर में कभी भी एफिशिएंसी हमें 100% नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ लॉसेस हमारे हमेशा रहेंगे।